वियतनाम एक ऐसा देश है जहाँ पर हर मोड़ पर हिस्ट्री, कल्चर और स्टनिंग लैंडस्केप आपका दिल जीत सकते हैं। लेकिन वियतनाम की प्लानिंग कैसे करें, जर्नी कहाँ से शुरू करें, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ प्लान करें और कौन से ट्रैवल हैक्स है जो आपका ट्रिप स्मूथ बना सकते हैं। आज हम आपको लेके चलेंगे वियतनाम के 10 दिन के अल्टीमेट ट्रैवल एडवेंचर पर। इस वीडियो में हम शेयर करेंगे बेस्ट टाइम टू विजिट, फ्लाइट्स, वीज़ा एंड करेंसी इन्फॉर्मेशन, डे वाइज आइटिनरी और मस्ट ट्राई फूड एंड कैफ़ेज़। साथ ही देखेंगे हम कौन कौन से सिटीज़ इजीली कवर किए जा सकते हैं और हर जगह के हाईलाइट, अट्रैक्शन और इनसाइडर टिप्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और प्लान करते हैं आपका ड्रीम वियतनाम ट्रिप, फुली बजट फ्रेंडली और सेल्फ प्लान्ड। अब वियतनाम कब जाना बेस्ट होता है? नवंबर से अप्रैल वियतनाम ट्रैवल के लिए बेस्ट है। इस टाइम वेदर माइल्ड रहता है, ह्यूमिडिटी कम रहती है और बारिश ऑलमोस्ट नहीं रहती है। सो परफेक्ट टाइम फॉर साइट सीइंग एंड आउटडोर एक्टिविटीज़। हम लोगों ने जैन में ट्रैवल किया था और इंडिया की तरह सर्दर्न वियतनाम इन कोस्टल एरियाज़ में गर्मी होती है एंड नॉर्थ में ठंड होती है थोड़ी सी। सो होची मिन, फूकॉक आइलैंड्स हमें गर्मी और धूप मिली थी और दानांग में थोड़ी बारिश एंड हनोई में ठंड मिली थी। तो यहाँ भी पूरे कंट्री में वेदर के डिफरेंसेस रहते ही हैं। अवॉइड ट्रैवलिंग इन मई टू अक्टूबर क्योंकि मिडिल वियतनाम लाइक दानांग, हुइयान एंड ह्यू में ट्रैवल प्लान्स खराब हो जाएंगे बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल। बात करते हैं कि इंडियंस के लिए वीज़ा का क्या सीन है। इंडिया से ट्रैवल करने वालों के लिए वियतनाम में वीज़ा चाहिए ही होता है, वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है। ऑनलाइन ये वीज़ा फॉर्म भरना पड़ता है जो कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है एंड आप 2 वीक्स पहले भी अगर अप्लाई करते हैं फ्रॉम देयर ऑफिशियल वेबसाइट तो इट टेक्स ओनली 3 to 5 वर्किंग डेज टू गेट द वीज़ा। आपको कोई भी प्री बुकिंग्स या कुछ भी शो करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट एंड पासपोर्ट साइज फ़ोटो ही लगता है, दैट्स इट। एंड वीज़ा फीस इज़ अराउंड 2000 INR। तो हमने वीज़ा के लिए डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि फ़्लाइट्स इंडिया से कैसे कर सकते हो। अब इंडिया से काफ़ी सिटी से डायरेक्ट फ़्लाइट अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मुंबई से वियतनाम रिटर्न फ़्लाइट अराउंड 30K पर पर्सन में मिल जाता है। अगर आपने तीन से 4 महीने पहले बुकिंग कर ली या फिर गूगल फ्लाइट्स में अलर्ट्स लगा लिया तो आपको काफ़ी अच्छे डील्स मिल सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली विद इन 25K के आसपास मिल जाता है फ़्लाइट्स। सो इंडिया से वियतनाम सबसे पॉपुलर इन बजट एयरलाइंस है वियतनाम एयरलाइंस एंड वियतजेट। वी वुड सजेस्ट टू ऑप्ट फॉर वियतनाम एयरलाइंस अगर कॉस्ट का उतना डिफरेंसेस नहीं है बिकॉज वियतनाम एयरलाइंस हैज़ मच बेटर फूड ऑप्शंस एंड सर्विसेज। एंड सिंस वियतनाम आप ऑलमोस्ट नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ दोनों कवर करना पड़ता है तो आप एंट्री एक ही जगह से नहीं कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल आप होची मिन अगर लैंड करते हो तो यहाँ से आप ट्रैवल करते हो साउथ से सेंट्रल, देन सेंट्रल से नॉर्थ एंड देन नॉर्थ से वापस इंडिया, या फिर नॉर्थ पे लैंड करना है जैसे कि हनोई में लैंड करना है, यहाँ से सेंट्रल दानांग या फिर ह्यू के आसपास के एरिया एंड देन साउथ में होची मिन एंड फूकॉक ये सब ट्रैवल करके फिर होची मिन से ट्रैवल बैक टू इंडिया करना पड़ता है। तो आपको इंटरनल के लिए भी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स लेने की ज़रूरत पड़ेगी जैसे होची मिन से दानांग, दानांग से हनोई, या फिर आप बस सर्विसेज भी ले सकते हैं जिसका बात हम इंटरनल ट्रांसपोर्टेशंस में करेंगे। अब बात करते हैं सिम की। सो वियतनाम में नेटवर्क प्रोवाइडर्स में वीनाफोन, विएटेल एंड मोबीफोन इन सबका नेटवर्क्स एंड रेट सिमिलर है एंड आप कोई भी सिम या प्रोवाइडर का यूज़ कर सकते हैं। वीनाफोन की सर्विसेज काफ़ी अच्छी रहती है टू ट्रैवल टू सिटीज़ लाइक सापा इन ऑल रिमोट एरियाज़। अब आप कैसे सिम बुक कर सकते हो? हम सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप एयरपोर्ट से सिम बुक करें बिकॉज वहाँ से ख़रीदना थोड़ा महंगा पड़ सकता है। तो क्लूक में सिम खरीदने के काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं। या तो आप यहाँ से ई सिम बुक कर सकते हैं या फिर आप एक फ़िज़िकल सिम बुक कर सकते हैं। 2 ऑप्शंस हैं। ई सिम में क्या करना होता है कि जैसे ही आपने ई सिम बुक किया आप लैंड करेंगे एंड आप ई सिम अपने फ़ोन में एक्टिवेट कर सकते हैं। एंड फिजिकल सिम में क्या करना होता है कि आप वहाँ से बुक करेंगे, क्लूक से बुक करेंगे आप दिए हुए लिंक पे, एंड देन एयरपोर्ट में एक दुकान से आपको फिजिकल सिम उठानी पड़ती है जो कि आप फ़ोन पे डाल के एक्टिवेट कर सकते हैं। सो दीज 2 प्रोसेसेस आर क्वाइट सिमिलर एंड द सिम कॉस्ट अराउंड 475 रुपीज़ फॉर अनलिमिटेड डेटा फॉर 10 days वैलिडिटी। एंड आप सिटी से भी सिम वगैरह बुक कर सकते हैं बिकॉज सिटी में भी रेट सिमिलर ही रहते हैं। अब बात करते हैं करेंसी की जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। वियतनाम की करेंसी है वियतनामीज डोंग विच इज़ अराउंड 298 VND फॉर 1 INR। एंड सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि इंडिया से कभी भी वियतनामीज डोंग कैरी नहीं करना है, इट कॉस्ट अ लॉट। इंडिया से हमेशा USD लेके जाना है और वियतनाम में कन्वर्ट कराना है, अच्छा रेट मिलता है। यूजुअली $100 कॉस्ट अराउंड 25 VND। सो एक्सचेंज रेट एंड लोकेशन के हिसाब से स्लाइटली चेंज हो सकता है।
एयरपोर्ट से आप सिर्फ मोटा मोटा $100 एक्सचेंज करा लो फॉर इमीडिएट यूसेज लाइक टैक्सी एंड ऑल दैट। बाकी थ्रू आउट द ट्रिप आप जहाँ पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, मार्केट्स में करेंसी एक्सचेंज शॉप्स एंड ज्वेलरी शॉप्स सब कुछ अवेलेबल होता है जहाँ पे अच्छे डील्स मिलते हैं गूगल के हिसाब से। वियतनाम में ज्वेलरी शॉप्स में करेंसी एक्सचेंज बहुत कॉमन है एंड यहाँ पे आपको गूगल से भी बेटर रेट्स मिल सकता है, सरप्राइजिंग बट ट्रू। सो होयान में हमें एक ज्वेलरी शॉप मिला था जहाँ पे हमें इतनी अच्छी रेट मिली कि हमने पूरे ट्रिप का एक्सचेंज वहीं से कर लिया था। नेम हमने डिस्क्रिप्शन पे डाला है, तो अगर आपको ज़रूरत हो तो आप वहाँ से ले सकते हो। ऑल्टरनेटिवली एटीएम बैंक्स वगैरह भी हैं जिससे आप फॉरेक्स कार्ड से करेंसी निकाल सकते हैं एंड ज़्यादा चार्ज नहीं लेते वो लोग। और हमने हर जगह न्यू ग्लोबल क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लिया था, जैसे कि रेस्टोरेंट्स, होटल बुकिंग के लिए और शॉपिंग के लिए, वहाँ सब कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है, सिर्फ डायरेक्टली आप अपने क्रेडिट कार्ड की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐप्स की बात करते हैं जो आपकी वियतनाम ट्रैवल को बहुत स्मूथ बना सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है तो व्हाई नॉट यूज़ इट। कुछ ऐप्स जो आपको वियतनाम लैंड करने के पहले अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना चाहिए ताकि वहाँ पे लोकल स्कैम से बच सको, वुड बी ग्रैब एंड जैन SM, जो कि टैक्सी ऐप्स है एंड ये एकदम ही मस्ट है, नॉन नेगोशिएबल। यहाँ पे आप सिर्फ ऊबर की तरह इनको बुक करेंगे एंड एकदम स्मूथ एंड स्ट्रेस फ्री राइड कर सकते हैं आप कहीं पे भी विद इन द सिटी एंड रेट्स बहुत ही अफोर्डेबल है, तो ये तो ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। एंड क्लूक एक ऐप है जहाँ से आप हर जगह के डे ट्रिप्स ऑफ एक्टिविटीज़ बुक कर सकते हैं एंड अगर आप एक दिन पहले भी बुक करते हैं किसी भी इम्प्रॉम्प्टू प्लान के लिए तो भी क्लूक इज़ द बेस्ट, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छे डील्स देता है एंड होटल से पिकअप एंड ड्रॉप भी आप उसमें चूज़ कर सकते हैं। देन गोज Want2Go एशिया फॉर इंटरसिटी ट्रैवल्स। अगर आप डोमेस्टिक फ़्लाइट्स नहीं लेना चाहते हैं तो आप इंटरसिटी के लिए बस बुकिंग्स कर सकते हैं, जो कि बहुत चीप है एंड वियतनाम के स्लीपर बसेज आर टू गुड। देन गोज गूगल ट्रांसलेट फॉर ईजी कम्युनिकेशन विद द लोकल्स, क्योंकि वियतनाम में ज़्यादा लोगों को इंग्लिश नहीं आती है एंड आपको कहीं ना कहीं इंटरेक्शन करना ही पड़ेगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर आप हैप्पी काउ एक ऐप है जो कि डाउनलोड कर लें। ये आपको वीगन रेस्टोरेंट सजेस्ट कर देता है नियर यू, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो वेज एंड वीगन फूड खोजने में। देखते हैं कि डे वाइज हमारा ट्रिप कैसा रहा था। तो हमने 10 दिन के लिए वियतनाम ट्रिप प्लान की थी, एंट्रिंग थ्रू होचिमिन एंड एग्जिट थ्रू हनोई। हमने होचिमिन में एक दिन रखा था, 2 days इन फूकॉक, 2 days इन दानांग, 3 days इन होयान एंड 2 days इन हनोई एंड देन बैक टू इंडिया। एंड डिटेल आइटनरी की तरफ चलते हैं तो हमने होचिमिन सिटी में सिर्फ एक दिन रखा था, बट आप चाहे तो 2 दिन भी रख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे है काफ़ी कुछ करने के लिए। तो हमने ऑन फुट मोस्ट ऑफ द होचिमिन सिटी कवर किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम बेंतान मार्केट, फेमस फॉर इट्स स्ट्रीट शॉपिंग एंड स्ट्रीट फूड। बिकॉज हम लूनार न्यू ईयर के आसपास गए थे तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे डेकोर्स थे एंड हर जगह लोगों ने फोटो स्पॉट्स बना रखे थे विच वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। फ्रॉम बेंतान मार्केट वी वेंट टू बुक स्ट्रीट, जो कि एक बहुत ही कोजी सा क्यूट सा जगह है जहाँ पे बहुत सारे बुक स्टोर्स है, बट अलॉन्ग विद दैट काफ़ी सारे क्यूट से कैफ़ेज़ एंड एक्टिविटीज़ वगैरह भी हो रहे थे। नेक्स्ट टू इट वॉज अ साइगॉन सेंट्रल पोस्ट ऑफिस, जो कि फेमस है उनके ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर एंड रस्टिक वाइब्स के लिए। यहाँ पर आप काफ़ी सारे सोविनियर्स वगैरह खरीद सकते हैं एंड अपने आपको पोस्ट कार्ड भी सेंड कर सकते हैं। देन उसके बाजू में था द फेमस पिंक चर्च, जो कि तब अंडर कंस्ट्रक्शन था तो उसका हम जा नहीं पाए थे। देन शाम को भी वेंट टू कैफ़े अपार्टमेंट्स एरिया, जहाँ पे बहुत ही यूनिक कैफ़ेज़ हैं एंड बहुत सारे फेमस कॉफ़ी शॉप्स भी है जहाँ पे आपको ज़रूर कोई ना कोई जगह पे जाके कॉफ़ी ट्राई करनी ही चाहिए। एंड कैफ़े अपार्टमेंट्स के जस्ट सामने एक गार्डन एरिया है जहाँ पे लोग वॉक करते हैं, बहुत ही चिल सा वाइब्स है। तो वहाँ पे हमने सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर ट्राई किया था, जो कि अराउंड 320 पर आवर पड़ा था हम लोगों को, बट बहुत ही अच्छा एक्टिविटी था वो। एंड अगर आप पार्टी करने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको BUBN वॉकिंग स्ट्रीट तो ज़रूर जाना चाहिए, जहाँ पे लाउड म्यूजिक, डांस एंड नाइट क्लब्स है। बहुत ही अच्छा एरिया है लेट नाइट के लिए। यहाँ पे आपको स्ट्रीट फूड्स और फायर शोज़ वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा, तो ये तो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो डे 2 में हमने होची मिन से अर्ली मॉर्निंग की डोमेस्टिक फ़्लाइट बुक की फॉर फूकॉक। पहले तो हमने बैम्बू एयरलाइन से बुक किया था बिकॉज इट वॉज़ वेरी चीप, बट फ्लाइट लास्ट मोमेंट में कैंसिल हो गई और हमें आज तक उसका रिफंड नहीं आया। फिर हमने वियतजेट बुक किया, जो कि हमें 11,000 की पड़ गई फॉर 2 people एंड द फ्लाइट टाइम वॉज अप्रॉक्सीमेटली 1 hour ओनली। फिर फूकॉक लैंड करने के बाद हमने वहाँ से एक ग्रैब टैक्सी बुक करके अपने स्टे पे चले गए, जो कि था होंगबिंग बंगलो एंड इट वॉज बाई फार द बेस्ट स्टे वी हैव एवर स्टेड इन। इसमें हम लोगों को ट्विन रूम मिला विद स्विमिंग पूल फॉर ओनली 1100 रुपीज़ पर नाइट, सो इट वॉज अ बेस्ट बजट स्टे एवर। होटल से हमने स्कूटी रेंट पे भी ले ली, जो कि 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से उन्होंने दे दिया और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट नहीं मांगा बिकॉज इट वॉज एन आइलैंड एंड यहाँ पे ज़्यादा चेकिंग नहीं होती है। एंड इस एरिया से बीच सिर्फ 700 मीटर्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था।
तो चेक इन एंड सेटल डाउन होने के बाद हमने स्कूटी लेकर सनसेट टाउन एक्सप्लोर करने चले गए, जो बिल्कुल ही इटली वाला फील्स दे रही थी। यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन सनसेट बहुत धांसू था एंड बीच साइड पे काफ़ी सारे शोज़ वगैरह होते हैं जो कि आप एंजॉय कर सकते हैं। रात को सिटी वापस आने के बाद हमने फुकुओका के नाइट मार्केट पे एक्सप्लोर किया। स्ट्रीट फूड, सोविनियर्स, आइसक्रीम स्टॉल्स एंड काफ़ी अच्छे डेजर्ट्स वगैरह मिल रहे थे वहाँ पे। ऑल्दो वेजिटेरियंस के लिए ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं था, बट आप डेजर्ट्स ज़रूर ट्राई कर सकते। डे 3 के सुबह सुबह 6 बजे उठ के ही हम निकल पड़े स्टारफिश ढूंढने के लिए। तो हमने 20 किलोमीटर्स की राइड की अप टू द गूगल मैप लोकेशन फॉर द स्टारफिश, बट वहाँ पे कुछ था ही नहीं। फिर कुछ आसपास के लोकल से पूछने पर हमें पता चला कि वहाँ से 20 मिनट्स की बोट राइड करनी पड़ती है टू द एक्चुअल स्टारफिश स्पॉट। या तो आप अलॉन्ग द शोर 20 मिनट्स का वॉक भी कर सकते हैं, बट इट ईजियर टू गो बाय द बोट बिकॉज जो एरिया है वो बहुत रॉकी सा है। तो हमने वो बोट बुक की अराउंड 1000 INR पे पूरी बोट, एंड अगर आप और थोड़ा सा हैगल करेंगे तो वो सस्ता भी कर सकते हैं। फिर 20 मिनट्स की राइड करने के बाद हमें वो एक सेक्लूडेड बीच पे लेके गए जहाँ पे पूरे स्टारफिशेस भरे पड़े थे, बट वहाँ पे कोई और नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा शैक था, कुछ चेयर्स और एक चेंजिंग रूम था। तो ये बहुत ही अच्छा वाइब्स था वहाँ पे। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग की सनराइज़ की धूप थी एंड स्टारफिशेस थे। तो वहाँ पे कुछ घंटे स्पेंड करने के बाद हम वापस लौटे एंड देन वी वेंट टू द फुकॉक बीच, जो कि फुकॉक बीच पूरे रिसोर्ट से भरा हुआ है। वहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स वगैरह सब कुछ है एकदम शोर के ऊपर। तो वहाँ पे भी काफ़ी देर आप स्पेंड कर सकते हैं, नहा सकते हैं, आराम से एंजॉय कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी क्लीन एंड सेफ बीच। फिर शाम को यू कैन टेक अ राइड टू द ग्रैंड वर्ल्ड। हमने स्कूटी से ही गया था 25 किलोमीटर्स ट्रैवल करके टू ग्रैंड वर्ल्ड। फुकॉक में ग्रैंड वर्ल्ड जाने के लिए एक विन बस भी चलती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड वो पूरे सिटी से हर जगह की कवरेज है उनकी। तो उसका भी डिटेल्स से शेड्यूल्स हमने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है अगर आप वो ऑप्ट करना चाहते हैं। ग्रैंड वर्ल्ड वॉज ऑलमोस्ट अबाउट अ यूरोपियन स्टाइल टाउन, इंक्लूडिंग सफारी वर्ल्ड, अम्यूजमेंट पार्क्स, म्यूजियम्स एंड सो मेनी मोर एक्टिविटीज़। यहाँ के एंट्री फीस तो वैसे फ्री है, लेकिन अंदर में आपको अगर कुछ भी करना है तो उनके एक्टिविटीज़ के चार्जेस लगते हैं। लाइक इफ़ यू वांट टू गो टू द म्यूजियम, पहले से बुक करके जाना बेटर होता है। यहाँ पे आप 4 to 5 आवर्स ईजिली स्पेंड कर सकते हैं। रात को बहुत ही अच्छा लाइटिंग वगैरह होता है। अंदर खाने पीने के लिए भी बहुत चीज़ें हैं, बट इट्स वेरी कॉस्टली देयर। डे 4 पे हमने फुकॉक से दानांग के लिए फ़्लाइट बुक की, एंड इन आवर सरप्राइज द वेदर फ्लिप्ड आउट सडनली। फुकॉक में एकदम सनी और अच्छा वाइब्स था, बट दानांग पहुंचते ही इतनी हैवी रेनफॉल होने लगी। ऑफकोर्स बिन मौसम की बारिश थी तो हम प्रिपेयर्ड ही नहीं थे, एंड वहाँ पे बारिश की वजह से ठंड भी बहुत बढ़ गई थी। तो पूरे दानांग हम लोगों को 10 डिग्री सेल्सियस में बिताना पड़ा। इसीलिए आप हमेशा हर वेदर के लिए प्रिपेयर्ड रहे, थोड़े वुलेंस भी कैरी करें। हमने स्टे जो बुक किया था वो माइके बीच के एकदम सामने था, बट बिकॉज ऑफ बारिश हम कुछ एंजॉय ही नहीं कर पाए थे। तो हमने चेक इन और सेटल होने के बाद ये सोचा कि चलो मार्बल माउंटेन्स ही चले जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे बारिश का कोई इम्पैक्ट नहीं था। तो मार्बल माउंटेन्स की एंट्री फीस इज़ 136 INR, एंड अगर आप वहाँ पे गाइड बुक कर लें तो उनकी अमेजिंग हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। फिर मार्बल माउंटेन्स ऐसे सुनने में तो बहुत बेसिक ही लगता है, लेकिन उसके अंदर इतने अच्छे स्टैचूज़ वगैरह हैं। इट वॉज अ हाइड आउट ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर, एंड उनकी बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है फॉर द इन लाइफ एंड आफ्टर लाइफ। तो वो सुनने में बहुत मज़ा आया था। एंड शाम को हमने मोस्टली माइके बीच पे वॉक किया था बिकॉज बारिश थोड़ी कम हो गई थी, एंड बीच पे ज़्यादा शैक्स वगैरह नहीं थे, बट इट वॉज स्टिल लाइवली देयर। फिर रात को हम ड्रैगन ब्रिज पर गए, एंड वहाँ पे आसपास कुछ नाइट मार्केट्स है जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड नाइट मार्केट्स में काफ़ी हैंगल करना अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो, और वहाँ पे स्ट्रीट फूड में वेज वगैरह सब कुछ मिल जाता है, तो इट इज़ वेरी गुड। एंड ड्रैगन ब्रिज अगर आप वीकेंड्स पे प्लान करेंगे तो आपको फायर एंड लाइट शो देखने मिलेगा, बट वीकडेज पे सिर्फ आप लाइट शो देख सकते हैं एंड आसपास के एरिया एक्सप्लोर कर सकते हैं। डे 5 के लिए हमने बाना हिल्स की फुल डे टूर बुक की थी, एंड ये एक्चुअली में फुल डे ही होता है। अगर आप 10 बजे जाते हैं तो रात को लौटते लौटते 7 से 8 हो जाते हैं, तो आप इस दिन और कुछ नहीं प्लान कर सकते हो। तो हमने ये बाना हिल्स का जो टूर है वो अपने होटल से ही बुक कर लिया था। पहले हमने क्लूक पे भी चेक किया था बाना हिल्स का टूर, एंड दे वर ऑफरिंग द सेम रेट विदाउट लंच। एंड होटल में फ़ायदा ये हुआ कि हमने होटल से ही पिकअप एंड ड्रॉप मिल गया, बट क्लूक में हमें एक दूसरे स्पॉट पे जाके पिकअप एंड ड्रॉप मिल रहा था, तो हमने होटल वाली सर्विसेज अवेल की। सो बाना हिल्स में जाके आपको क्या क्या मिलेगा? गोल्डन हैंड ब्रिज, फ्रेंच विलेज, एडवेंचर पार्क, स्टनिंग व्यूज़ एंड बहुत सारे ऑसम राइड्स। एंड वहाँ का एक रोलर कोस्टर राइड होता है जिसका लिंक हम यहाँ पे डालने वाले हैं डिस्क्रिप्शन पे, जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है अगर वेदर अलाउज इट। बट हम जिस दिन बाना हिल्स गए थे उस दिन बहुत बारिश एंड फॉग थी, तो हमें बहुत कुछ देखने को नहीं मिला बिकॉज सबसे टॉप पे जीरो विजिबिलिटी हो गई थी, बट टोटली वर्थ इट, फुल ऑन एंटरटेनमेंट। एंड हमने एडवेंचर पार्क में काफ़ी सारे राइड्स वगैरह किए जो कि बहुत मज़ा आया। डे 6 पे हमने दानांग से होयान के लिए ग्रैब टैक्सी बुक की जो हमें 1 घंटा में पहुंचाया, एंड 800 INR के आसपास लगा था।
तो होयान में हमने 3 अमेजिंग डेज स्पेंड किए एंड वी स्टेड एट आयूम हॉस्टल, जो कि ओल्ड टाउन के बीचों बीच है. विद ओनली 2000 पर नाइट वी गॉट अ प्राइवेट बाथटब एज वेल. सो अब बात करते हैं कि होयान में क्या क्या करने के लिए है. होयान इज़ एन अमेजिंग ओल्ड टाउन एंशियंट टाइप वाइब्स पूरे टाउन में, एंड इट्स कॉल्ड अ लैंटेन सिटी. एंड यहाँ पे आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको येलो वॉल्स, क्यूट कैफ़ेज, आर्टिस्ट्री शॉप्स, टेम्पल्स और हर जगह लैंटेन ही लैंटेन दिखेगा. सो इट्स लाइक एन इंस्टाग्राम वर्दी स्पॉट ऑल ओवर. शाम होते ही तो एकदम सिटी का वाइब्स ही बदल जाता है. पूरी सिटी जगमगा उठती है लालटेन्स के कलरफुल लाइट्स से, एंड हर जगह आपको सिर्फ लालटेन्स ही दिखते हैं. हर कैफ़े में हैप्पी आवर्स होता है ना, कहीं पे भी बैठ के आप पूरे टाउन का फील कर सकते हैं वाइब्स. सो यहाँ पे एक बहुत अच्छी लेक है जहाँ पे सब लोग पेपर लैंटेन्स बांटते हैं, एंड अगर आप यहाँ चाहे तो एक बोट राइड भी कर सकते हैं जो आपको एक लेक का चक्कर कटाती है एंड पेपर लैंटेन्स फ्लोट करने के लिए देती है. तो हमने ये एक्टिविटी क्लूक से बुक कर लिया था बिकॉज लोकल्स जो थे वो ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, प्लस बहुत 5 या 10 मिनट के लिए करा रहे थे. तो क्लूक से हमने बुक किया. 300 पर एक बोट मिली हमें, एंड उसने 20 to 30 मिनट्स हमें पूरा लेक राइड कराया अच्छे से, एंड लैंटेन्स भी ला के दिए टू फ्लोट. तो ये बहुत ही अच्छा एक्टिविटी था. होयान हम एकदम रिकमेंड करेंगे कि आप एटलीस्ट 2 डेज तो रुकिए एंड पूरे सिटी को फील करिए. डे 7 की शुरुआत की हमने होयान के फेमस कोकोनट बोट राइड से, क्योंकि हमने क्लूक से पहले ही बुक कर लिया था और सुबह पहले की स्लॉट बुक कर ली थी, क्योंकि इसका हमें 400 रुपीज़ पर पर्सन का कॉस्ट पड़ा. एंड हम रिकमेंड करेंगे कि आप अर्ली मॉर्निंग के स्लॉट्स ही बुक कर लें बिकॉज बाद में बहुत भीड़ होने लग जाती है. एंड कोकोनट बोट राइड के दौरान एक बोट पे एक स्पिन होता है जो कि आप 200 INR में कर सकते हैं, एंड इट इज़ माइंड ब्लोइंग. लाइक वो 2-3 मिनट का ही होता है बट वो इतना खतरनाक होता है कि मज़ा आ जाता है. फिर हम वापस आने के बाद हमें पता चला कि हमारे होटल में फ्री साइकिल्स मिलती है, एंड उन्होंने हमें काफ़ी जगह भी रिकमेंड कर दी है होयान में देखने के लिए. तो हमने सोचा कि आप साइकिल से ही पूरा होयान एक्सप्लोर किया जाए. तो मैं साइकिल पिक किया और पॉटरी विलेज की तरफ निकल पड़े. यहाँ पे बीच में हमें बहुत सारे सुंदर फार्म्स एंड विलेजेस मिले जो कि बहुत ही पीसफुल था, एंड इस रोड पे साइकिल चलाने में बहुत मज़ा आ रहा था. तो पॉटरी विलेज पे पहुँचने पर वहाँ पे 100 रुपये की एंट्री फीस थी, एंड हर घर में एक पॉटरी का शॉप था जो कि आपको फ्री पॉटरी ट्राई करने दे रहे थे, एंड अगर आपको जो बनाया है वो लेके जाना है तो एक्स्ट्रा कॉस्ट करना पड़ रहा था. सो इट्स लाइक हमने काफ़ी जगह पे पॉटरी ट्राई किया, बट मेक श्योर कि आप हर शॉप से कुछ ना कुछ खरीद ले टू सपोर्ट देम, बिकॉज वो उनका रोज़ी रोटी है. रेस्ट ऑफ द डे हमने रिलैक्स किया, होयान के कैफ़ेज़ एक्सप्लोर किए और काफ़ी सारे ड्रिंक्स इन्जॉय किए. जो काफ़ी हमें पसंद आए थे वो स्पॉट्स हमने यहाँ पे मेंशन किया है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं. एंड लेक साइड पे चिल तो बिल्कुल करना ही शाम में. डे 8 तो हमारे पास पूरा फ्री था, तो हमने सोचा कि कुछ लोकल एक्टिविटीज़ ट्राई कर लेते हैं. तो हमने एक लालटेन मेकिंग वर्कशॉप जाने का सोचा, एंड हमने ऐसे घूमते फिरते एक शॉप पे लालटेन मेकिंग लिखा हुआ था वहीं पे जाके ट्राई किया. तो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि वो बहुत ही स्क्रैच से फ्रेम वगैरह बनाना सिखाएंगी एंड सब कुछ सिखाएंगी, बट उन्होंने क्या दिया कि एक फ्रेम बना हुआ था एंड सिर्फ वो जो ऊपर का पेपर होता है वो चिपकाना था. सो मेरे को वो एक्टिविटी थोड़ा मीडियोकर लगा, बट हमने ऐसा सुना है कि काफ़ी जगह पर वो स्क्रैच से पूरा सिखाते हैं लैंटेन मेकिंग. तो अगर आप भी इंटरेस्टेड इस एक्टिविटी में तो पहले मेक श्योर कर लें कि वो क्या क्या स्टेप्स सिखाने वाले हैं, एंड देन ही उनको अप्रोच करें. तो हमें वो एक्टिविटी 500 रुपीज़ पर पर्सन की पड़ी थी फ्रॉम अ लोकल शॉप जिसका नाम हमारे पास नहीं है, बट हम कुछ और एक्टिविटीज़ का नाम नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे जो कि आप ट्राई कर सकती हैं. बट वो लैम्प आप हमें उन्होंने ले जाने के लिए दिया, तो इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सोवेनियर फॉर अस फ्रॉम द ट्रिप, एंड बहुत मज़ा आया उसको करने में. इन रेस्ट ऑफ द डे वी स्पेंड एट लेजर लुकिंग एट द टेम्पल्स एंड एवरीथिंग, सो एक्सप्लोरिंग द एरिया ऑन फुट. देन शाम को हमने हनोई के लिए बस ले ली विच वॉज 1200 रुपीज़, एंड हमें 12 आवर्स के आसपास लगा था. एंड हम शाम को निकले और सुबह 6 बजे अगले दिन हनोई पहुंच गए थे. डे 9 पे सुबह 6 बजे हम हनोई पहुंच चुके थे, एंड हमने ज़्यादा कुछ हनोई के लिए प्लान नहीं किया था. हमने सोचा था कि ये 2 दिन ऐसे ही चिल करेंगे, ओल्ड टाउन वगैरह एक्सप्लोर करेंगे. तो होटल में सब सामान चेक इन वगैरह करने के बाद हम एक्सप्लोर करने गए मार्केट एरिया. तो उस समय टेट फेस्टिवल चल रहा था जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल फेस्टिवल होता है, एंड हर जगह मार्केट में जो ऑसम डेकोर्स थे वो सब देख के बहुत मज़ा आ गया था. सो होम डेकोर्स, चॉकलेट्स, गिफ्ट्स, ये सब कुछ आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो बहुत ही सुपर अफोर्डेबल रेट्स में उनके मार्केट में मिल सकता है. वी फाउंड शॉप्स बसलिंग विद पीपल एंड इट वॉज फुल ऑफ एनर्जी. सो पूरा मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद हम होइकिम लेक गए जहाँ पे हमने थोड़ा रिलैक्स किया, एंड वहाँ आसपास के कैफ़ेज़ एंड गार्डन वगैरह एक्सप्लोर किए. वहाँ पे लोग रैंडमली डांस वगैरह करते रहते हैं, योगा करते रहते हैं, म्यूज़िक गाते हैं. सो इट वाज अ क्वाइट अ अनफेमिलियर एंड ब्यूटीफुल थिंग.
वहाँ पे आप नोट कैफ़े भी जा सकते हैं, जो कि एक यूनिक कैफ़े है, एंड जो भी वहाँ पे आता है वो कुछ नोट लिख के वहाँ चिपकाता है, सो दैट कैफ़े इज़ कम्प्लीटली फुल ऑफ द नोट्स। वहाँ पे हमने एग कॉफ़ी ट्राई किया, इट वॉज नॉट अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस, बट शायद आपको टेस्ट पसंद आए, सो ज़रूर जाना। फिर इस दिन हमने शाम को सेंट जोसेफ कैथीड्रल, ओपेरा हाउस, टेम्पल ऑफ लिटरेचर, ये सब वॉकेबल डिस्टेंस पे ही है आसपास, तो ये सब कुछ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन रात में आता है सबसे अवेटेड चीज़, हनोई ट्रेन स्ट्रीट, जो कि हमने बहुत ही दिनों से प्लान किया था कि यहाँ जाना ही जाना है। ये ड्यूरिंग द डे खुला रहता है, बट जनरली पुलिस यहाँ पे अलाउ नहीं करती है टूरिस्ट को आजकल बिकॉज ऑफ सेफ्टी पर्पस। सो रात को हमने एक कैफ़े के साथ कांटेक्ट किया था, रेलवे कैफ़े, एंड इन्होंने हमें पूरा गाइड किया कि कौन से टाइम पे आना है, कौन से टाइम पे ट्रेन आता है, कौन से टाइम पे भीड़ कम होती है। तो उनके बोलने पर हम 9:30 पर उनके कैफ़े गए, एंड उन्होंने हमारे लिए एक स्पॉट बुक करके रखा था। तो वहाँ पे हमने आराम से 1-1.5 घंटा स्पेंड किया, 3-4 ट्रेन आना जाना किया, कुछ वीडियोस लिए, पूरा एरिया एक्सप्लोर किया, एंड पूरा का पूरा स्ट्रीट एकदम कैफ़ेज़ और डेकोर से जगमगाया हुआ था। तो ये तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। इट वॉज अ वेरी सुपर हिप एंड हैपनिंग प्लेस। डे 10 में इट वॉज टाइम टू से गुड बाय टू वियतनाम एंड फ्लाई बैक टू इंडिया। सो हमने अपने लगेज, सोवीनियर्स, बहुत सारे मेमोरीज और बहुत सारे फ़ोटोज़ से फिल किया एंड निकल पड़े इंडिया की फ़्लाइट पकड़ने के लिए। यहाँ पे हमने हिस्ट्री, नेचर, फूड, एडवेंचर सब कुछ एक्सपीरियंस किया था, एंड वियतनाम ने हमारा बहुत पर्सपेक्टिव चेंज किया एज अ ट्रैवलर, ताकि हम लोकल चीज़ें ट्राई कर सके। मतलब हमने कभी और ऐसा नहीं किया था, एंड यहाँ पे हमने लोकल फूड में हर कुछ ट्राई किया। इट वाज अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। हम ज़रूर सजेस्ट करेंगे कि वियतनाम सबको एक बार तो लाइफ टाइम में जाना ही चाहिए। यहाँ पे हमने कुछ ऐसी जगह डाली है जो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे, बट आप ज़रूर एक्सप्लोर करें। अगर आपको कुछ ऑफबीट एक्टिविटीज़ या ऑफबीट प्लेसेस जाने में इंटरेस्टेड है, तो ये सारे बहुत ही यूनिक जगह है जो कि आपको बिल्कुल विजिट करना चाहिए। तो आपको कुछ भी डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड वी आर ऑलवेज हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस। बाय।